Hello everyone, myself Avinash Madhesiya currently pursuing MBBS from PGI आजमगढ़। तो आज हमारे नीट अवतार सीरीज का करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने जा रहा है। इसके पहले हमने कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करा था, जिसमें मैंने पार्ट 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया है। पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगी और थर्मो के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं उसको थोड़ा डिले कर रहा हूँ, क्योंकि यार सुबह से क्लास रहती है 8 बजे से 4 बजे तक, 8 से 4 क्लास रहती है। फिर ये PDF बनाने में ही 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाने में, एडिट करने में अकेले बंदा बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है, टीम नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा इसलिए डिले होता है। लेकिन अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी छुट्टियाँ होने वाली है मेरी, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तुम लोगों का। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, DC एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं। जैसे मान लो लिया 5 और 3, तो 5 3 जोड़ दो 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर AC भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसको फेजर मेथड से करते हैं। फेजर मेथड से ही जोड़ोगे, ऐसा नहीं कि तुमने 5 और 3 जोड़ के 8 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। फेजर मेथड तुम कहाँ पढ़ोगे? LCR वगैरह जब AC पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें फेजर मेथड सिखाया जाएगा। मैं खुद तुम्हें सिखा दूंगा फेजर मेथड का यूज़ करना। ठीक है, अभी काम नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे मूव करेगा। ठीक, ये बोल रहा है। और करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट, और जो पॉजिटिव आयन्स के डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक, करंट का फॉर्मूला होता है आई एवरेज डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। आई इक्वल टू होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो आई इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपन टी। यहाँ से लिख दो क्या? डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। एवरेज मतलब निकाल दो टाइम पीरियड के लिए। तो डेल्टा क्यू मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट का एम्पियर होता है, या फिर तुम लिख सकते हो इसका कूलाम, इसका सेकेंड, यानी कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस में यूनिट होता है बायोट। सीजीएस में यूनिट होता है बायोट। 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻1 बायोट। और फॉर सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन में मतलब सर्कल में अगर रोटेट कर रही है वो, तो उसका जो करंट होगा आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू होता है क्यू अपन टी, और 1/T इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी। 1 टाइम पीरियड ही तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? क्यू इंटू एफ। ठीक, आगे आ जाओ। आई एवरेज डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी होता है। एवरेज अगर पूछेगा तो कहीं पे स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल देना, और इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहीं पे कहीं बना हुआ है, तो जो टेंजेंट तुमसे अगर पूछ लिया, ठीक है, तो जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो हमारा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस करंट देगा। और जो कोड का स्लोप होगा वो हमारा क्या देगा? एवरेज करंट देगा। ठीक, आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर का जो वैल्यू मतलब केस होता है, उसमें क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो एक कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर इधर इधर, इतने। मान लो N1 इलेक्ट्रॉन ये है, N2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आयनाइजेशन चैम्बर का। आई नेट क्या होगा? देखो, आई नेट अगर टोटल देखोगे तो क्यू नेट अपन टी होना चाहिए। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई होता है, तुम्हें मालूम है क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो क्या लिखा है? N1 ई प्लस N2 ई अपन टी। मान लो लिखेगा N1 ई प्लस N2 ई अपन टी, बस उसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया क्यू के जगह। अगर मान लो आई और टी का ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, तो जो उसका एरिया होगा, यानी एरिया मतलब जो उसके नीचे का एरिया आएगा पूरा, ये मान लो ये ऐसे है, तो पूरा ये जो एरिया होगा वो क्या शो करेगा? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक, तो आई इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन में तुमको करंट निकालना है इस ग्राफ से, तो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो आई डी टी अपन डी टी का इंटीग्रेट कर दो। आई डी टी अपन डी टी को इंटीग्रेट कर दो, इसका मतलब हुआ एरिया पाई टी ग्राफ अपन टोटल टाइम। ये सारे कंसेप्ट तुम AC में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो एरिया पाई टी ग्राफ अपन टोटल टाइम, एरिया पाई टी ग्राफ अपन टोटल टाइम इक्वल टू होता है चार्ज फ्लोन अपन टाइम। करंट का वैल्यू तो ये होता है ना क्यू अपन टी, लेकिन एरिया जब लिखोगे तो एरिया पाई टी ग्राफ, यानी ये एरिया पूरा। ठीक है, ये चार्ज फ्लोन आ गया अपन टोटल टाइम। यही तो है फार्मूला, ही तो होता है चार्ज फ्लोन अपन टाइम। और चार्ज फ्लोन कैसे निकालोगे अभी बताया हूँ कि एरिया, जो एरिया है वो अपन टोटल टाइम। ठीक, एरिया पैराबोला, मान लो ऐसा कहीं ग्राफ बन गया, तो एरिया जो कन्वेक्स होगा वो होगा x0 y0/3। एरिया जो होगा कन्वेक्स का, एरिया क्या बताएगा? एरिया बताएगा चार्ज। तो चार्ज कितना होगा कन्वेक्स का? x0 y0/3। x0 मतलब क्या? मान लो कहीं पॉइंट ये है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जिस पॉइंट पे होगा वो x0 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट पे होगा y0 होगा। तो x0 y0/3 हो जाएगा एरिया ऑफ कन्वेक्स। ठीक है, और एरिया ऑफ कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब देखो कॉनकेव सरफेस है ना ये, तो कॉनकेव का मतलब अगर एरिया पूछेगा तो 2/3 x0 अपन y0। यहाँ पे क्या है? 1/3 x0 y0 है।
यहाँ पे क्या है 2/3 x0 बस। के का वैल्यू होता है आर अपन एन, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मॉडल फिजिक्स में हर जगह बताया। 1.23 इंटू 10⁻23 इसका वैल्यू होता है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो करंट भी उसमें जीरो होता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किसी भी बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब रैंडमली होता है ना इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे इधर उधर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो तुम वहाँ पे जीरो लिखना, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछेगा तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा किसी भी कंडक्टर में, अगर मान लो ऐसे रखा हुआ है विदाउट मतलब जैसे मान लो कोई कंडक्टर रखा है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो रैंडमली उसका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, और तो वहाँ पे करंट भी जीरो होता है। तो लेकिन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था तुम्हें पहले ही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई अपन एम इंटू टाउ। टाउ हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये कैपिटल ई हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अपन एम। तुमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इक्वल टू होता है वी बाई आर, तो वी इक्वल टू क्या होता है माइनस में ई डॉट डी आर, तो वी बाई आर की जगह लिख दिया है वी बाई एल, तो बस ई टाउ अपन एम याद रखो, ई की जगह वी बाई एल रख देना, ठीक। करंट इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी, किसी भी ऐसे मान लो ये है ऐसे जा रहा है यहाँ पे, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो एन ई ए वी डी, जहाँ पे एन हमारा क्या है डेंसिटी होता है, एन को बोलते हैं क्या हम लोग एन अपन बी, यानी कि नंबर कितना है अपन वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन वॉल्यूम बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम बोल सकते हो। तो एन ई ए वी डी ये हमारा हो जाएगा एरिया, वी डी हमारा हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो एन अपन एल ई वी डी, एन अपन एल ई वी डी क्यों, क्योंकि एन तो है पहले से अपन बी, यानी इसको जब पुट करोगे ना यहाँ पे तो ये हो जाएगा एरिया अपन लेंथ, पूरा सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा एन अपन एल ई वी डी। तो दोनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डी क्या है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, और वी डी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ के रेंज में आता है, जहाँ पे एन इक्वल टू होता है एन अपन बी, मालूम हो गया ना। जे हमारा होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, तो क्या लिखोगे करंट पर यूनिट एरिया, यानी आई अपन ए। और एन वेक्टर क्यों लिखा हूँ, एन कैप क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, और जो एरिया लोगे ना ये वाला, ये एरिया जो होगा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट होगा, जो एरिया होगा ये परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, जो भी एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। जे इक्वल टू आई अपन ए हो जाएगा, तो हो जाएगा आई अपन ए कॉस थीटा। यहीं कि तुम आई को इधर मल्ट कर दो तो आई इक्वल टू होगा जेड डॉट डी ए, जेड डॉट डी ए, जेड डॉट डी ए, इंटीग्रेट कर दो। और जे का फॉर्मूला एक और होता है, यानी करंट डेंसिटी का 2-3 फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला तो आई अपन है, दूसरा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपन रेजिस्टिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपन रेजिस्टिविटी, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अपन रेजिस्टिविटी को लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कंडक्टिविटी, क्योंकि 1 अपन रेजिस्टिविटी जो होता है वो कंडक्टिविटी के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू अपन रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपन कंडक्टिविटी, ठीक। और जो करंट होगा ना, जैसे मान लो कहीं पे ग्राफ बना है जे और ए के बीच में, ऐसे ग्राफ बना, तो ये जो एरिया होगा ना वो करंट दिखाएगा, वो करंट ये लिखा है मैंने आई इक्वल हो जाएगा जेड डॉट डी ए, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ जेड डॉट ए ग्राफ, एरिया ऑफ जेड डॉट ए ग्राफ, ठीक है, ये करंट बताएगा, ठीक है। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, अगर कहीं पे ऐसे फिगर बना हुआ है तो ये एरिया नहीं लेंगे, स्लाइड वाला ये नहीं लेंगे, एरिया हमारा यही होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, दो कोलिजन के बीच में एनर्जी कितना गेन होता है, वर्क डन क्या होता है Q इंटू वी होता है, यही जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होगा, तो एनर्जी इसका क्या हो जाएगा Q इंटू वी हो जाएगा, या तुम Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेमडा भी लिख सकते हो, जहाँ पे लेमडा मीन फ्री पाथ होता है। अगर मीन फ्री पाथ दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक। स्टडी स्टेट में करंट जो होता है अपने पीक पे होता है, और आई नॉट हमारा क्या होता है उस टाइम कांस्टेंट हो जाता है। जैसे ये केस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस केस है, A1 है, A2 है, I1 है, I2 है, तो देख लो यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो A2 ग्रेटर देन A1 है। J1 ज़्यादा क्यों होगा J2 से, क्योंकि एरिया कम है, एरिया कम है तो करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि J इसका होता है आई अपन ए, तो एरिया कम है तो J हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये J हमारा हो जाएगा ज़्यादा, J1 J2 ज़्यादा हो जाएगा। J1 ज़्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि N1 ग्रेटर देन N2 होगा, क्योंकि छोटा है ना तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर डेंसिटी होगा, तो N1 ज़्यादा हो जाएगा N2 से। करंट तो वही रहेगा, यहाँ पे जितना करंट वही करंट यहाँ पर भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक E1 इज ग्रेटर देन E2 से। यानी कि एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो देख लो यहाँ पे एक चीज़ ऐसे भी देख सकते हो, जहाँ पे N1 ज़्यादा होगा, जहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पे
तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अगर यूनिफॉर्म है, अगर शेप जो है ना, अगर मान लो ऐसे यूनिफॉर्म शेप होता तो उस टाइम पे जे और ई कांस्टेंट होते, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म केस में कांस्टेंट नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है तो बी डी भी ज़्यादा आएगी। ठीक, टाउ इनवर्सली पुश टू टेम्परेचर होता है, अगर टाउ घटाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है, क्योंकि तो टाउ इजकल टू तुमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाउ इजकल टू बी डी इजकल टू ई टाउ अपन एम, बी डी इजकल टू ई टाउ अपन एम। तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा कि टाउ डायरेक्टली पुश टू बी डी है, बी डी घटाओगे तो टाउ घटेगी, तो वही लिखा हुआ है। और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि अगर एन की वैल्यू बढ़ाओगे तो टाउ घटेगी तो बी डी भी घटेगी। तो इतना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर थियरी में पूछ लिया तो फंसना मत, सारी चीज़ें एक ही पास बता दे रहा हूँ। ठीक है सॉरी। जब किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो कोलिजन और जो कोलिजन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, जो कोलिजन होता है बीच बीच में इलेक्ट्रॉन का, वो पैराबोलिक पाथ बनाता है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू टाउ इंटू वी डी, ये तो बताई हूँ। और लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई ईटा डी स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हें इलास्टिसिटी में मिलेगी, 2 बार पूछा गया है नीट में। ठीक है, इसको देख लेना, 1/√2 पाई ईटा डी स्क्वायर, डी हमारा डिस्टेंस होता है। बी डी हमारा एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये तुम्हारा यूनिवर्सल बुक है ना, यूनिवर्सल बुक, अगर कोई उसको सॉल्व किया होगा तो वहाँ पे तुम्हें ये फॉर्मूला बार बार लगाने को मिल रहा होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, माई रोना फाई। क्या होता है, माई रोना फाई, माई रोना फाई, माई एम आई रोना, रो इंटू एन ए फाई, एफ ए इंटू इलेक्ट्रॉन, एफ हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर है। ठीक है, तो माई रोना फाई, माई रोना फाई याद करो, माई अपन रोना फाई, इसको याद कर लो। ठीक, बहुत जरूरी, अगर कहीं पूछ लिया ना तगड़ा क्वेश्चन, 99% लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जो कैपिटल एम होता है मोलर मास होता है। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ क्या कहता है कि रेजिस्टेंस जो होता है भी अपन आई बराबर होता है, इक्वल टू होता है रो एल अपन ए होता है, रो एल अपन, सब तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ ये सब। और रेजिस्टेंस देख लो, भी अपन आई है, लेकिन ना ही ये भी पे डिपेंड करता है ना ही आई पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, डायमेंशन पे। रो का वैल्यू रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी शुरू क्या होता है, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। और रेजिस्टिविटी जो है इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, केवल डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी कैसी क्वांटिटी है, इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, केवल डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना कि जो वायर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर अपन एन की, यानी कि कहीं पे लेंथ का रेशियो दिया है और मास का रेशियो दिया है तो तुम डायरेक्टली लिखोगे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपन एम। ठीक, ये देखो ये हमारा स्लोप बन जाएगा, बी और आई का जब स्लोप बनाओगे तो टेन थीटा जो होता है वो रेजिस्टेंस देता है। स्लोप हमारा आर है, यानी कि टेन थीटा हमारा क्या है, आर है, तो यानी स्लोप बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ाओगे तो टेन थीटा बढ़ेगा। टेन थीटा एक तरह से और बढ़ सकता है जब टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये बढ़ जाएगा। जैसे मान लो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 है तो तुमको मालूम है टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 1 भी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, टेम्परेचर 1 भी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ भी आई क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू आर हो जाएगा। लेकिन स्लोप ऑफ आई भी मान लो ऐसे दिया ग्राफ, मान लो ऐसे दिया आई और बी के बीच ग्राफ दिया, वो जो स्लोप आएगा 1/r आएगा, यानी कि निगेटिव स्लोप आएगा, निगेटिव रेजिस्टेंस आएगा। क्या आएगा, निगेटिव स्लोप यानी कि निगेटिव रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। और मेटेलिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जीरो होगा और आई हमारा इन्फाइनाइट होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगा, आई हमारा क्या होगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा T1 हो गया। अगर कहीं पे ऐसा ग्राफ हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीमेंस वगैरह पूछा था, ये बी और आई ग्राफ था, नीचे से थीटा ऊपर से थीटा, तो T2 T1 दिया होता, तो T2 माइनस T1 जो था cot 2 थीटा के बराबर होता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एम्स में और जेमेंस में पूछा जा चुका है। अगर कभी रिपीट हुआ तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना कि cot 2 थीटा होता है। ठीक, आगे आ जाओ। अब मेरे नोट्स हैं, ठीक, अब नोट्स पे थोड़ा ध्यान देना। ये देखो इलेक्ट्रोड बॉल का है, ये तुम्हारा बना हुआ है आईवी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। डायोड का देख लेना, डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें सेमीकंडक्टर में पढ़ाया गया था, तो डायोड का इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, सेमीकंडक्टर का भी देख लेना आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है। और टॉर्च बल्ब का ना ही पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो नॉन ओमिक, अभी तक तो हमने ओमिक कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक कौन होते हैं, जहाँ पे लीनियर ग्राफ नहीं बनता, यानी कि हमारा ग्राफ पहले ऐसे बनता था, अब ऐसे ग्राफ नहीं बनेगा। देखो ऐसे ऐसे ग्राफ बनने लगा, कोई ऐसे बना रहा है, तो ये सब ग्राफ नॉन ओमिक होते हैं। नॉन ओमिक केवल जो रेजिस्टेंस होता है डिपेंड्स करता है करंट पे। ओमिक में क्या था, जो रेजिस्टेंस था ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा था ना ही करंट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे नॉन ओमिक में डिपेंड कर रहा है करंट पे, और वो लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है,
और मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे वो भी नॉन ओमिक तरह का ग्राफ बनाते हैं। बस जितना पढ़ा हो उतना इसमें नोट करना, ठीक है, ज़्यादा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा मैंने लिखा हुआ था। स्लोप देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया, थीटा अगर पॉजिटिव आ गया तो एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, और रेजिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, रेजिस्टेंस पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, बी बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। पैरेलल आ गया यानी टेन थीटा का कितना होगा, जीरो हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, जीरो हो गया, यानी कि इट डज नॉट सिग्निफाई द करंट बिकम इनफाइनाइट, यानी कि रेजिस्टेंस जीरो तो हो गया, रेजिस्टेंस आर इज होता है बी अपन आई, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो थीटा वैल्यू हो गया कितना, 0 डिग्री, तो स्लोप हमारा जीरो हो गया, तो रेजिस्टेंस भी जीरो हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब ये नहीं हुआ कि करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। निगेटिव टेन थीटा जब निगेटिव हो जाएगा तो रेजिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, बी और आई हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों अपोजिट नेचर के हो जाएंगे। अगर टेन थीटा ही निगेटिव होगा इसका मतलब क्या, बी और आई क्या है, अपोजिट नेचर के हो जाएंगे, यानी भी बढ़ाओगे तो आई घटेगा, भी घटाओगे तो आई बढ़ेगा, ठीक। बीम करंट क्या होता है, वही सेम चीज़ था, आयनाइजेशन चेंबर वाला लिख दो यहाँ पे, N1Q1/T1 प्लस N2Q2/T2 लिख दो। पॉजिटिव चार्जेस को होल मानते हैं, नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो मास ऑफ होल होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, और हमको मालूम है जिसका मास ज़्यादा यानी जो मोटा होता है वो कम चलता है, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, यानी मोबिलिटी कम होगी, यानी कि मास ऑफ होल ज़्यादा है तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन वाले की। तो म्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ होल, यानी मोबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी होल से, क्योंकि हल्के वेट का कौन है, हल्के वेट का कौन इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू इक्वल टू होता है BD अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड रख दोगे तो मोबिलिटी आ जाएगा। और म्यू का एक और फॉर्मूला होता है ई टाउ अपन एम, ई टाउ अपन एम, ई टाउ अपन एम, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये तुम्हें पता है 1 अपन रेजिस्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है, और कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है N1 E U1 प्लस N2 E μ2। म्यू हमारा क्या है, मोबिलिटी है। ये भी तुम्हें सेमीकंडक्टर में मैंने पढ़ाया हुआ था, याद करना, धीरे धीरे चीज़ों को लिंकअप करना ही स्टार्ट करो, ठीक है। ये बहुत लेंदी चैप्टर है तो थोड़ा लेंदी ही पड़ेगी वीडियो इसकी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस देख लो, ये तो अभी बता चुका हूँ। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस देख लो, मेटेलिक में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ घट जाएगा, टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी मेटेलिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। और ये नाइक्रोम का हमारा ग्राफ होता है ρ/T का, पूछा जा सकता है, ठीक। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घट जाती है, तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर में कोई भी बिहेवियर नहीं होगा, इसके मतलब ρ=m/n²/टाउ, इसके अकॉर्डिंग इंसुलेटर में कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा, ठीक। रेजिस्टेंस और अल्फा का वैल्यू अगर दिया है तुम्हारे पास क्वेश्चन में तो तुमसे अगर पूछ ले तो R होता है R0, यानी कि बेस रेजिस्टेंस यानी इनिशियल रेजिस्टेंस, 1 + α डेल्टा टी, T-T0, यानी कि बेस टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, यानी कि तुम लिख सकते हो R फाइनल R0 1 + α t, R फाइनल R0 1 + α t। इस फॉर्मूले का यूज़ करके तुम क्वेश्चन को अपने इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो इसके बाहर कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो टेम्परेचर हमारा अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि क्या है, मेटेलिक कंडक्टर, क्या है, मेटेलिक कंडक्टर है। एलॉय का जो होता है ना, एलॉय जो होते हैं हमारे पास जो मिक्सचर होते हैं उसका भी पॉजिटिव होता है स्मॉल वैल्यू, मतलब अल्फा वैल्यू थोड़ा सा पॉजिटिव, उसको जीरो मान लेते हैं। अल्फा वैल्यू निगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर हमारा बढ़ाओगे, अल्फा वैल्यू निगेटिव अगर हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का काम कर रहा है, ठीक है। अल्फा वैल्यू पॉजिटिव तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका मतलब वो मेटेलिक कंडक्टर है। अल्फा वैल्यू निगेटिव यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर है। अल्फा वैल्यू जीरो यानी टेम्परेचर बढ़ाओ तो कोई इफेक्ट नहीं है, यानी एलॉय हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट और आयनाइज जो होते हैं, आयनाइज्ड जो गैसेज होते हैं उनमें अल्फा वैल्यू लेस देन जीरो होता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे आर हमारा घट जाता है, लेस देन जीरो मतलब ये भी निगेटिव ही होते हैं, ठीक। ये देखो सुपर कंडक्टर पे जो लो टेम्परेचर पे होता है रेजिस्टेंस उसका जीरो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक। और ये सुपर कंडक्टर का ग्राफ है, एक बार बस देख लेना, वैसे तो आएगा नहीं, ठीक है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर वायर। अगर तुम जैसे रेजिस्टेंस मेटल वायर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो अगर कोई उसी की जगह पर कोई सेमीकंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉपर का देख लो, एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कॉपर का जो ये ग्राफ है ना ρ/T, ये पूछा जा सकता है। ये AU और AG का ग्राफ है, तो मैं नाइक्रोम का ग्राफ अभी मैंने पीछे बताया, तो नाइक्रोम वाला इस बार ध्यान रखना, ठीक है। T 0 डिग्री सेल्सियस है, T1 है, T2 है, T3 है, R R0 R1 R2 R3। अगर ऐसे कई क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं तुम सीधे बस टेन थीटा डेल्टा R/T रख दोगे, यानी कि R2 - R1 अपन T2 - T1, R3 अपन R2
फिर C-T2 दोनों को बराबर कर दूँ, आंसर आ जाएगा। ठीक, दोनों फाइनल पूछ रहा है कि ये सब ज़रूरी नहीं है, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें मालूम है R0 प्लस अल्फा डेल्टा, तो अभी पहले बता ही चुका हूँ। सीरीज में अगर तुमसे अल्फा एस का वैल्यू पूछे, यानी पूछे कि अल्फा सीरीज, मान लो दो चीज़ दे दिया, तुमसे पूछा अल्फा सीरीज बता दो, तो तुम लिखोगे अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपन R1 प्लस R2। और पैरेलल में अल्फा 1 R2 क्या हो गया, अल्फा 1 R2 हो गया, उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे अल्फा 1 R1 था, यहाँ पे हो गया अल्फा 1 R2, ये हो जाएगा अल्फा 2 R1 अपन R1 प्लस R2, यानी यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे उल्टा हो गया बस। ठीक है, बाकी ये सब कोई ज़रूरत नहीं करने की। ठीक, जितना बता रहा हूँ ना उतना ही बस नोट करना कॉपी में, जो मैं कट करवा रहा हूँ उसको मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, और अगर सेम मेटर वही सेम कंडीशन हो और तुमसे वहाँ पे क्या पूछे, रेजिस्टिविटी का सीरीज में पूछ ले, तो रेजिस्टिविटी सीरीज में क्या होता है, रो 1 प्लस रो 2 अपन 2 हो जाता है, और रो पैरेलल क्या हो जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपन रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, तो सीरीज में अल्फा वैल्यू हो गया अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपन R1 प्लस R2, पैरेलल में ये हो गया। वही रेजिस्टिविटी पूछ लिया तो रो 1 प्लस रो 2 अपन 2, रो पैरेलल पूछ लिया 2 रो 1 रो 2 अपन रो 1 प्लस रो 2 हो जाएगा। तुमको मालूम है कि रेजिस्टिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होती है, तो कंडक्टिविटी जो सीरीज में होगी वो रेजिस्टिविटी पैरेलल के फॉर्म होगी, यानी 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपन सिग्मा सिग्मा 2, और रेजिस्टिविटी जो पैरेलल होगी वो सीरीज वाले फॉर्म में होगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रो 1 रो 2 अपन रो 1 प्लस रो 2 अपन 2 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपन 2। बस कुछ नहीं किया हूँ, बस जो था वही लिख दिया हूँ, उल्टा कर दिया हूँ बस, क्योंकि सीरीज रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। यहाँ से R1 अल्फा 1 इक्वल टू माइनस R2 अल्फा 2 होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछेगा तो अब मान लो कहीं पे तुम्हें ऐसे क्यूब मिल जाएगा, तुमसे पूछेगा कि लेफ्ट से अगर राइट जा रहा है करंट, लेफ्ट से अगर राइट करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस बताओ। तो रेजिस्टेंस में तुम लिखोगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल, रो इंटू एल, यानी कि जिधर से इधर जा रहे हो ना तो उधर का लेंथ देखो एल हुआ। ठीक है, अपन बी इंटू एच, यानी जो बच गया उसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इधर से ऊपर आओगे तो किसको क्रॉस कर रहे हो, हाइट को क्रॉस कर रहे हो ना, तो लिखोगे रो इंटू एच, अपन जो बच गया एल लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे लिख दो। फ्रंट टू बैक, यानी आगे से पीछे जा रहे हो, तुम बी को क्रॉस कर रहे हो, ये बी है ना हमारा, तो रो इंटू बी अपन एल इंटू एच ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा R1 इज ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2, यानी कि R1 ज़्यादा होगा, सबसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो R1 ज़्यादा होगा। ठीक है, R3 फिर R2। आर मैक्स अपन आर मिनिमम का जो रेशियो होगा एल अपन एच का स्क्वायर हो जाता है, मैक्सिमम लेंथ का स्क्वायर अपन मिनिमम लेंथ का स्क्वायर हो जाता है। आर मैक्स अपन मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम लेंथ का स्क्वायर अपन मिनिमम लेंथ का स्क्वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, जब वायर को स्ट्रेच करोगे ना ऐसे तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि लेंथ तुम बढ़ोगे, अगर मान लो कोई ऐसे इतना पे था, ठीक है, कोई इतना था, इसको तुमने खींचा, लेंथ बढ़ा, लेंथ बढ़ेगा लेकिन एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट करना होगा। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट होता है ना, तभी तो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम हो गया। ठीक है, यानी कि तुम वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, यानी तुमने अगर लेंथ बढ़ा दिया तो एरिया अपने आप कम हो जाएगा, ताकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ठीक, और ये कहीं पे ऐसा मतलब स्फेरिकल कंडक्टर दे के यहाँ पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पूछ लिया तो IIT का क्वेश्चन है ये, रेजिस्टेंस का हो जाएगा रो अपन 4 पाई 1 अपन ए माइनस 1 अपन बी, रो अपन 4 पाई 1 अपन ए माइनस 1 अपन बी। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो गया रो एल बाई ए, R1 अपन R2 इक्वल टू स्ट्रेचिंग, जब स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे तो उन सब कंसेप्ट में स्ट्रेचिंग वगैरह जब करेंगे ना तो वहाँ पे ये कंसेप्ट लगता है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। स्ट्रेचिंग जब करोगे तो वहाँ पे ये कंसेप्ट लगेगा, R1 अपन R2 का जो रेशियो होगा वो L1 अपन L2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू A2 अपन A1 है। उल्टा हो गया, देखो डायरेक्टली वो लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर है, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल A2 अपन A1 का स्क्वायर। तुमको मालूम है एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर, आर पे पावर 4 हो जाएगा, R2 अपन R1 पे पावर 4, डायमीटर D2 अपन D1 पे पावर 4 हो जाएगा। अगर लेंथ हम लोग इंक्रीज करेंगे n टाइम्स तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाई n स्क्वायर टाइम। अगर लेंथ को हमने 2 टाइम्स बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा n स्क्वायर टाइम। ठीक है, परसेंटेज चेंज पूछेगा तो R इक्वल टू R2 माइनस R1 अपन R1 इंटू 100 इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपन L1 स्क्वायर इक्वल टू R2 पे पावर 4 माइनस R1 पे पावर 4 अपन R1 का 4 इंटू 100। क्यों लिखा R2 पावर 4, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है कि R2 पे पावर 4 हो जाता है। ठीक, ये सारे ट्रिक्स अभी बताऊंगा तुम्हें सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन में। परसेंटेज चेंज अगर लेस देन 10% है तो L स्क्वायर, ये सारी चीज़ तुम्हें अभी ऊपर बताया हूँ मैं। यूडीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, जैसे मैंने बोला था अगर 5% से कम हो, जैसे मान लो लिखा है R स्क्वायर तो उसका जो चेंज हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा R बाई आर हो जाएगा। जैसे मान लो लिख दिया R पे पावर 4 तो हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा R बाई आर। ठीक, यही तो बताया था मैंने कि यूडीएम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, एरर का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर देंगे तुरंत छोटे से फॉर्म में। ठीक,
ग्रुपिंग देखो, सीरीज में ग्रुपिंग होती है, पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज में जो ग्रुपिंग होती है उसमें करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, और जो आर इक्वलेंट होता है NR होता है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना है सबको सीरीज में जोड़ दो, ठीक है। और जो आर इक्वलेंट आता है वो लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, जो मान लो 5 है 10 है 15 है 20 है, तो जो आर इक्वलेंट निकालोगे ना वो 20 से ज़्यादा आएगा, लार्जर देन द लार्जेस्ट वाले से भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। और पैरेलल वाला जो होता है हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है, जो हमारे घर में बिजली दौड़ती है वो पैरेलल में ही दौड़ती है, पोटेंशियल सेम होगा, आई डिफरेंट हो जाएगा, आर इक्वलेंट आर बाई एन हो जाएगा, यानी कि आर बाई एन हो जाता है, और 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस R2 1/r ऐसे निकाल दोगे, और आर इक्वलेंट जो होगा स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, मान लो 5 10 15 20 है, तो जो आर इक्वलेंट निकलेगा पैरेलल में वो 5 सबसे छोटा है, 5 से भी कम आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो एलिमिनेट करके। कलर कोडिंग रिलेटेड है तो पढ़ाऊंगा नहीं। ईएमएफ देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कब पोटेंशियल डिफरेंस कब है, जब सेल्स आर ओपन। सेल्स आर ओपन मतलब क्या है, जब कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा हो तब। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ईएमएफ ज़्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और जब सेल जब चार्ज हो रहा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है ईएमएफ से, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट, बाहर के डायरेक्शन में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और अंदर के डायरेक्शन में जो फ्लो ऑफ करंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अगर पूछे, मान लो ऐसे सेल बना दिया, ठीक है, ऐसे कई सारे सेल, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है डी अपन, यानी कि डिस्टेंस अपन एरिया, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, को ध्यान रखना, ठीक है। और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है आर, यानी कैपिटल, यानी कि जो बाहर सर्किट पे रेजिस्टेंस लगा वो रेजिस्टेंस, E/V-1, ई हमारा क्या ईएमएफ है, वी हमारा वोल्टेज है, ठीक है। आई इक्वल टू होता है E/नेट आर, आई इक्वल टू क्या होता है E/R नेट आर प्लस आर हो जाएगा। डिस्चार्ज जब करोगे तो डिस्चार्ज होता है तो करंट को देता है, चार्ज होता है तो करंट को लेता है। डिस्चार्ज करने पे V इक्वल टू हो जाएगा E-IR, और चार्ज करने पे V इक्वल टू हो जाएगा E+IR। तो ग्राफ बना लोगे डिस्चार्जिंग केस में तो V इक्वल टू E-IR, यानी कि C-MS का ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, V इक्वल टू ये वाली ग्राफ बन जाएगी। और ये जो पोजीशन है वो आई मैक्सिमम की होगी, E/R हो जाएगा। ये पूरा हमारा क्या होगा EMF हो जाएगा, और स्लोप क्या है -R। स्लोप देखो क्या है माइनस, क्योंकि V और I में तो ग्राफ बन गया तो बचा क्या -MX होता है ना, तो स्लोप क्या होगा -R हो गया। यहाँ पे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो सेल हमारा क्या आइडियल है। अगर चार्जिंग केस में जाओगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा, MX प्लस C वाला ग्राफ बन जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा उठेगा तो ये हमारा EMF हो जाएगा, स्लोप हमारा R हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होता है, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में आई मैक्सिमम हो जाएगा, E/R हो जाएगा। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, करंट 0 हो जाता है, और Vmax हमारा E के बराबर हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर n है, आउट ऑफ m सेल्स सर्किट, यानी कि टोटल n सेल्स हैं, उसमें से m सेल्स को हमने उल्टा जोड़ दिया, मतलब प्लस का मतलब रिवर्स कर दिया उसकी पोलैरिटी को, तो नेट EMF जो होगा वो n-2m इंटू E हो जाएगा। और नेट R, ये E मतलब क्या, ये EMF है, ठीक है, EMF है, ठीक। और जो नेट R हो जाएगा वो NR हो जाएगा, यानी कि जो छोटे स्मॉल n इंटू R, यानी कि रेजिस्टेंस को जोड़ो, इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ दो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, मान लो सीरीज में ऐसे बैटरी जुड़ी हुई है तो E नेट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, R नेट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई नेट हमारा कितना होगा NE/NR प्लस R। ये देखना स्मॉल r है, इसको ध्यान रखना, स्मॉल r है, NR है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा जब NR 0 हो जाएगा, मिनिमम कब होगा जब R को 0 कर दोगे। ग्राफ बनेगा ऐसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब इससे अगर निकालोगे तो V/N हो जाएगा। ग्राफ देख लेना, अगर n आइडेंटिकल सीरीज है, वही है कब सीरीज में है तो E नेट हमारा NE हो जाएगा, R नेट NR हो जाएगा, अभी ऊपर बताया हूँ। तो कंडीशन पर मैक्सिमम पावर मैक्सिमम कब होता है, पावर मैक्सिमम तभी होता है जब R एक्सटर्नल, यानी जो कैपिटल R है वो R के बराबर हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो R इक्वल टू R हो जाएगा। तो नॉर्मल जो पावर होता है वो होता है E²R/R प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा, नॉर्मल पावर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। लेकिन जब R इक्वल टू R रख दोगे तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा E²/4R, EMF का स्क्वायर/4R हो जाएगा। और ऐसे जो ग्राफ बनता है ये हमारे इसका ग्राफ बन जाएगा, ये R1 पोजीशन है, ये R2 पोजीशन है, इंटरनल। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया तो R का वैल्यू हो जाएगा रूट में R1 इंटू R2, यानी इस R1 का वैल्यू कितना होगा, इस R2 का वैल्यू कितना होगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा रूट में R1 इंटू R2, ठीक। पैरेलल ग्रुप में कुछ मत करो, वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे, R नेट को जोड़ देते थे R1 प्लस R2, यहाँ पे 1/R इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और V इक्वल हो जाएगा E/R का सिग्मा अपन 1/R का सिग्मा, यानी कि E1/R1 प्लस E2/R2 अपन 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल में पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है।
अगर एन आइडेंटिकल है तो ई नेट जो होगा ना ई एम एफ के बराबर ही होगा। ये तो ये पोटेंशियल है, ई एम एफ तो सबका सेम रहेगा, ई एम एफ तो सबका सेम रहेगा, ठीक है। और आर इक्वलेंट हमारा क्या हो जाएगा, आर बाई एन हो जाएगा, यानी मिनिमम हो जाएगा। वहाँ पे मैक्सिमम होता है तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो करंट का निकालोगे तो एन ई अपन एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर, यानी कि एन कैपिटल आर है, कैपिटल वहाँ पे था एन आर प्लस आर, यहाँ पे होगा एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसका ध्यान रखना। मैक्सिमम कब होगा, जब एन आर को जीरो कर दोगे, मिनिमम कब होगा, आर को जीरो कर दोगे। देखो सेम पोलैरिटी ऑफ सेल कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट, यानी कि मान लो ऐसे करके सेल का ऐसे करके एक कॉमन पॉइंट से ही देखो सेल आगे कनेक्टेड हो गया ना, दोनों का सेम पोलैरिटी हो गया। तो जो ई नेट यहाँ पे आएगी ना, ई एम एफ नेट जो होगी, ई एम एफ नेट आएगी, ऐसे लिखता हूँ, वो हो जाएगी हमारे पास ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपन आर वन प्लस आर टू। क्या लिखा है, ई वन आर टू है, क्या है ई वन आर टू। ये ट्रिक है, इसे डायरेक्ट तुम सॉल्व कर सकते हो कई सारे क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ई वन आर टू, देखना कि सेम पोलैरिटी जुड़ी हुई है तो लिखोगे ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपन आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, और ये आर नेट आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। अपोजिट पोलैरिटी में तुम प्लस अपोजिट पोलैरिटी माइनस होगा, चेक कर लेना ई वन आर टू अगर ज़्यादा हुआ ई टू आर वन से तो तुम ई वन आर टू में से ई टू आर वन घटा देना, अगर ई टू आर वन ज़्यादा है तो ई टू आर वन में से ई वन आर टू घटा देना, बस सॉल्व कर दो। मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग मतलब एन सेल्स होंगे ऐसे करके, एन सेल है और इतने ऐसे मान लो बहुत सारे रोज होंगे, ठीक है, ऐसे करके ये मान लो एन सेल होंगे, इतने सारे रोज होंगे, एन सेल एम रोज। तो आई की वैल्यू हो जाएगा करंट की एम एन इंटू ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। क्या होगा एम एन इंटू ई अपॉन एन आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है मिक्स ग्रुपिंग का। तो अगर नेट ईएमएफ हमारा एन ही हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स एम इंटू एन हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू एन, जितना रो होगा उतना इंटू एन। पावर मैक्सिमम होता है नंबर ऑफ सेल इंटू ई अपन फोर आर का स्क्वायर। ई अपन फोर आर का स्क्वायर तुम्हें मालूम ही था होता है पावर मैक्सिमम, बस नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर स्क्वायर आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हो। अगर एन सेल है ऐसे क्लोज लूप में है, अगर ऐसे क्लोज लूप में ऐसे क्लोज लूप में एन सेल्स हैं, ठीक है, क्लोज लूप में एन सेल्स, तो आर इक्वलेंट हो जाएगा आर अपन एन, मालूम ही है, इक्वलेंट हो जाएगा एन माइनस टू एम अपॉन एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एन माइनस टू एम अपॉन एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो भी राइट हो जाएगा। पोटेंशियल अगर राइट वाले का पूछेगा तो जैसे मान लो लिखा है उसने कि ऐसे एन हमारे सेल्स हैं, उसमें से कुछ सेल्स जो है ना, उसमें से कुछ सेल्स रिवर्स पोलैरिटी यानी उल्टा जोड़ा गया है, तो जो राइट वाले का पोटेंशियल होगा टू ई अपन एन हो जाएगा, तो रॉन्ग वाले का पोटेंशियल हो जाएगा टू ई अपन एन माइनस वन अपन एन हो जाएगा, और आर इक्वलेंट आर अपन हो जाएगा। इक्वलेंट जो ई एम एफ हो जाएगा वो एन माइनस टू अपन एन इंटू ई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बायोलॉजी अगर याद कर सकते हो इसको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये और रे ऑप्टिक्स बहुत बड़े चैप्टर्स थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा पीडीएफ बनाने में। बी और एन का जो ये मिक्स में जो बी और एन का ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक। किरचॉफ लॉ का यूज़ कैसे करोगे, करंट की डायरेक्शन में जाओगे, रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे मान लो ऐसे, जैसे अभी दिखा रहा हूँ, देखो इतना ध्यान में, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बी इक्वल टू माइनस आर। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बी इक्वल टू प्लस आई आर लिखोगे। बैटरी लोअर से अगर इधर से इधर जा रहे हो, इधर प्लस वाला मिल गया ना, तो हायर में प्लस लिखोगे। मान लो इधर से इधर जा रहे हो, यहाँ पे माइनस मिल गया, पीछे जो मिलता है वही लिखते हैं, तो माइनस लिख दोगे। डायरेक्शन ऑफ करंट का कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, हमको इधर से इधर जाना है, ठीक है, तो मैंने बोला था करंट के डायरेक्शन में क्या लिखोगे, इसका पोटेंशियल कितना लिखोगे, करंट के डायरेक्शन में किसका, इसका पोटेंशियल पहले वी वाई लिखोगे, फिर इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। लेकिन तुम देख रहे हो कि करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखोगे माइनस ई आर। इधर से तुम इधर गए तो तुमने देखा है माइनस है या प्लस है, तो ये कौन सा साइन इधर है, प्लस, तो लिखोगे प्लस ई इज इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू वी एक्स कर दोगे, ठीक है। ऐसे यूज़ करते हैं किरचॉफ लॉ को, मैं सिखा दूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। पावर इक्वल होता है बी इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा। सीरीज में करंट सेम होता है तो पावर डायरेक्टली प्लस आर हो जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो पावर इनवर्सली प्लस टू वन अपन आर हो जाएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीट में क्या होता है, हीट हमारा होता है स्क्वायर आर टी इक्वल टू बी इंटू आई इंटू टी इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। अगर आई वेरिएबल होगा तो ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, आई स्क्वायर डी टी। एक क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा इसको, नेट टू आई को बता दूंगा। बल्ब वाले क्वेश्चन देखो, अगर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है किसी बल्ब पे, तो ये हमारा पावर रेटिंग है, ये हमारा वोल्टेज रेटिंग है। तो सीरीज में अगर कम्बिनेशन में अगर देखोगे सीरीज में, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वी रेटिंग का स्क्वायर, यानी वी आर का स्क्वायर अपॉन पी रेटिंग, पावर का रेटिंग, यानी कि इसका स्क्वायर अपॉन पी रेटिंग। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इनवर्सली इक्वल्स टू हो गया क्या, पी रेटिंग हो गया। तो यहाँ से तुम देख रहे हो ये तो बी रेटिंग पी रेटिंग चल गया हमारे पास, लेकिन जो पावर कंज्यूम होगा उसका फॉर्मूला होगा बी एस का स्क्वायर अपन बी आर इंटू पी रेटेड, यानी कि बी एस मतलब बी सप्लाइड, यानी कि कितना सप्लाई मिले रहा है। ये मत लिख देना, ये मत लिख देना, ये हमारा रेटेड वोल्टेज है, ये हमारा सप्लाइड वोल्टेज, हम लोग कितना सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज को, ये हमारा, ठीक है। तो बी एस का स्क्वायर अपन बी आर का स्क्वायर इंटू पी रेटेड, यानी कि जो पावर डेसिपेशन होगा वो डायरेक्टली प्लस टू ब्राइटनेस होगा,
इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, पावर जो होगा ना, जो पावर सप्लाई होगा, पावर डिसिपेशन जो होगा वो डायरेक्टली इक्वल टू ब्राइटनेस होगा एंड डायरेक्टली इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर सीरीज में है तो 1/P पावर कंज्यूम क्या होगा, रेजिस्टेंस को उल्टा, जैसे रेजिस्टेंस में क्या लिखते हो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इक्वलेंट यहाँ पे और सीरीज में, और पैरेलल में क्या लिखते हो 1/R1 इक्वल टू प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखोगे 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 लिखोगे, मतलब उल्टा, जो वहाँ पैरेलल में चलता था यहाँ सीरीज में चलेगा। तो ये हो जाएगा आइडेंटिकल, P/N हो जाएगा। पावर कंज्यूम इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, ये तो मैंने बताया था कि पैरेलल में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट से भी जो पावर कंज्यूम करेगा उससे भी कम पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, पावर कंज्यूम जो होगा डायरेक्टली इक्वल टू रेटिंग ऑफ बल्ब होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब होगा, इनवर्सली इक्वल टू पी रेटेड होगा। यानी कि अगर पी रेटेड कम होगा, यानी कि पी रेटेड कम होगा, यानी कि पी रेटेड जिसका कम होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, पी रेटेड जिसका कम होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, यानी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, पावर कम होगा, डायरेक्टली इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा। यानी कि जिस बल्ब का रेजिस्टेंस, देखो सीरीज में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, उसकी चमक ज़्यादा होगी, या जिसका भी पावर रेटेड कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पैरेलल में सब कुछ तुम्हें पहले से मत पता है। पावर इन्वर्स ये जो होता है ना पावर डिसिपेशन, ये पीडी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पावर डिसिपेशन है। यहाँ पे हो जाएगा सॉरी V²/R होता है, पी रेटेड जिसका ज़्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा। यानी कि तुम्हें एक चीज़ पता है, सीरीज में क्या होता था, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा। यहाँ पे क्या होगी, जिसका पी रेटेड वहाँ पे कम होता था उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती थी। यहाँ पे क्या होगी, जिसका पी रेटेड ज़्यादा होगा उसकी ही ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, यानी कि ब्राइटनेस डायरेक्टली पावर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, यानी 1 यूनिट बोलते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तुम देख रहे हो, ये एनर्जी है, ये टाइम है, यानी एनर्जी इंटू टाइम है, यानी क्या है, पावर ही है ये। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर ही तो होता है, तो पावर ही है ये। नंबर ऑफ यूनिट अगर तुमसे पूछ लिया तुम करोगे वाट इंटू आवर अपन 1000, वाट इंटू आवर अपन 1000 कर दोगे। हीटर में और हीटर के क्वेश्चन आ गए तो पूछेगा एक हीटर अगर 5 मिनट ले रहा है, दूसरा हीटर 10 मिनट ले रहा है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो कितना टाइम लगेगा, तो कहोगे तुम T1 + T2, यानी कि T1 + T2। पैरेलल में T_P इक्वल हो जाएगा T1 T2 अपन T1 + T2 हो जाएगा। ठीक, फ्यूज वायर का छोटा सा कंसेप्ट है कि हाई रेजिस्टेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, और जो करंट होता है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस से R डायरेक्टली इक्वल टू R/3/2 हो जाता है। बट करंट इन फ्यूज वायर जो होता है इंडिपेंडेंट होता है उसके लेंथ में। ठीक, सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो ऐसे R को ना दिया, थीटा दे दिया, इसका रेडियस दे दिया, इसका थीटा दे दिया, रेजिस्टेंस R दे दिया। टोटल जो रेजिस्टेंस इसका आएगा, ये रेडियस R दे, रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R/2 थीटा, R/2π इंटू थीटा, R/2π इंटू थीटा। अब मान लो ए से बी में तुमको निकालना है, θ2 निकालना है, A1 दे दिया, मान लो AB का दे दिया θ1, इधर दे दिया θ2। अब तुमसे पूछा R रेट निकाल दो A और B के बीच में, तुम कहोगे R θ1/2π θ2/2π, क्योंकि तुम्हें पहले से मालूम है R/2π इंटू थीटा होता है, तो तुम वही तो लिखे हो R/2π इंटू θ1, 2π इंटू θ2। रेजिस्टेंस, अगर रिंग का रेजिस्टेंस पूछेगा तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू 2πr करोगे। रिंग का रेजिस्टेंस पूछेगा तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू 2πr कर देना। और मान लो V1 दिया, V2 दिया, अगर मिड पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पूछ रहा है तो क्या होगा, अभी तुमको ऊपर मैंने बताया हुआ था क्या कि सिग्मा E/R होता है अपन सिग्मा 1/R होता है, यानी कि E1/R1 प्लस E2/R2 अपन 1/R1 प्लस 1/R2 ऊपर बताया हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे बस V1/R1 है प्लस V2/R2 है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, ये तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, 3 4 5 6 7 12 बताया था ना, ये रेजिस्टेंस का ये होता है। तो 3/4 देखो कब होगा, जब फेस डायगोनल पे जाओगे। ठीक है, मेन डायगोनल पे कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर में मैंने बोला था इसका उल्टा हो जाता है। ठीक, किरचॉफ लॉ में 2 रूल होते हैं, जंक्शन रूल होता है, लूप रूल होता है। जंक्शन रूल मतलब ये कहता है कि ये जंक्शन मान लो है, तो यहाँ पे जितना करंट जाएगा उतना यहाँ पे निकल भी जाएगा, यानी I = I1 + I2 हो जाएगा। लूप रूल क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में टोटल राइज जो होता है पोटेंशियल का प्लस टोटल फॉलिंग पोटेंशियल 0 होता है, नहीं डेल्टा भी हमारा क्या होता है 0 हो जाता है। सीरियल करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं पैरेलल में, मान लो ऐसे करंट आया, R1 है, R2 है, R1 6 ओम है, ये 12 ओम है, मान लो इधर भी कुछ गया, इधर भी कुछ गया, तो पूछेगा I1 में करंट कितना होगा, ये I1 है या I2 है। तो I1 में जो करंट होता है वो होता है I, यानी कि टोटल करंट इंटू I इंटू
R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि I इंटू R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। I2 अगर निकालने को पूछेगा, I2 अगर तुमसे पूछ लिया ये I2, तो तुम लिखोगे I यानी टोटल करंट इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, यहाँ से इजीली तुम इसमें करंट निकाल सकते हो। ठीक है। मिरर सिमेट्री क्या होता है, जब तुम इस वाले पोर्शन को तुम यहाँ पे मिरर लगा के देखोगे ना, इसको मिरर लगा के तुम्हें यही दिखेगा 2R का 2R, R का R दिखेगा। ठीक है, तो कहीं पे अगर ऐसा सिमेट्री आए, जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है, जो बीच में रेजिस्टेंस होता है घुमाने के लिए दिया होता है, इस रेजिस्टेंस को हटा दो, शॉर्ट सर्किट करके इस रेजिस्टेंस को हटा दो और टर्मिनल्स के लाइन में परपेंडिकुलर, यानी टर्मिनल्स के लाइन्स के परपेंडिकुलर, यानी कि ये ए है ये बी है, टर्मिनल हो गए हमारे पास, उसके परपेंडिकुलर मिरर लगा दो, चेक कर लो, इसको हटा दो बीच वाले को, अगर दोनों ये बराबर हो गए तो हटा दो इसको। ठीक, इनफाइनाइट लैडर है, R1 है, R2 R3 है, फिर R1 R2 R3 R1 ऐसे इनफाइनाइट है। तो ए को इस सर्किट को तुम बोल सकते हो R1, और ये हमारा R2, ये हमारा R3 और ये हमारा R0। यहाँ पे तुम एक R0 मान लो और उस R0 की वैल्यू होगी ए और बी के बीच की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R3 अपन 2, यानी R1 प्लस R3 अपन 2, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4R2 अपन R1 प्लस R3। अगर इसको याद कर लोगे तो सही है, एकदम एग्जैक्ट इससे आंसर आएगा। अगर नहीं याद किया तो एक चीज़ याद रखना कि R1 प्लस R3 यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी या बराबर होगी R इक्विवेलेंट के, और ये कम होगी बराबर होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 की, यानी कि इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, इन दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा वही इसका R इक्विवेलेंट आएगा। ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी, अगर ये याद हो तो सोने पे सुहागा है। ठीक है। बीटी स्टोन ब्रिज, ये मान लो कोई ब्रिज है, R1 है या R2 है या R3 है, R4 है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर में कुछ रेजिस्टेंस होगा R5 मान लो इसको। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन क्या होगा, R1 अपान, बैलेंस कंडीशन में R1 अपान R3 मत करना। देखो बैलेंस कंडीशन बस इतना करना, ऐसे और ऐसे। ठीक है, दो लाइन खींचना। तो बैलेंस कंडीशन कैसे निकालोगे, R1 अपन R2 इज इक्वल टू R3 अपन R4, R1 अपन R2 इज इक्वल टू R3 अपन R4। तो जब ये बैलेंस कंडीशन आ गया तो जो पोटेंशियल होगा इस P वाले पॉइंट पे और जो पोटेंशियल होगा Q वाले पॉइंट पे, दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि G को तुम एलिमिनेट कर दो, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको खत्म कर दो, उसको तार को तोड़ दो, यानी कोई भी करंट पास नहीं करेगा। R5 मतलब क्या हुआ, थ्रू गैल्वेनोमीटर, थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर अनबैलेंस यानी R1 R2 बराबर नहीं R3 R4 के, तो BP बराबर नहीं BP के, तब तुम देखो कि क्या R1:R2 ग्रेटर देन R3:R4 है। तो अगर R1:R2 ग्रेटर देन R3:R4 होगा, यानी कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस नीचे वाला रेजिस्टेंस से रेशियो से ज़्यादा हुआ, तो तुम बस एक चीज़ याद रखना कि उसका उल्टा काम करना कि जो पोटेंशियल होगा Q का, वो पोटेंशियल ऑफ P से ज़्यादा हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ Q पोटेंशियल ऑफ P से ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा, पोटेंशियल कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, Q से P की तरफ। ठीक है, अगर R1 R2 लेस देन R3 R4 हो गया, यानी कि R3 R4 अगर ज़्यादा हो गया और ये ज़्यादा हो गया, तो इसका उल्टा, यानी कि ये BP ज़्यादा हो जाएगा BQ से, यानी P से Q की तरफ तक फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दोगे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बैलेंस बीटी स्टोन बेस पे। अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दोगे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बीटी स्टोन बेस पे। तो सेल्फ इंडक्शन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग की किसका दबाते हैं, पहले सेल का की दबाते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर का की दबाते हैं। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट मीटर बेज में ये रेजिस्टेंस भी है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, ये हमारा S है, ये अननोन होता है, ये हमारा अननोन होता है। इसी को फाइंड करने के लिए हम मीटर बेज का यूज़ करते हैं। ये जॉकी होता है जिसको हम लोग घुमाते हैं यहाँ और टच कराते रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे टच कराओगे पहले पॉइंट L डिस्टेंस होगा, तो बाकी हमारा 100 - L हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 1 मीटर का तार होता है। तो हो जाएगा R/X इक्वल टू L/100 - L। क्या कि R कौन है, ये R है, R के नीचे क्या है, L है। ठीक है, R है तो R के नीचे क्या है, L है, तो R के सामने लिखो L, कि X है, X के सामने 100 - L, तो लिखेंगे क्या R/X है। X हमारा अननोन रेजिस्टेंस, X हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, लिख देता हूँ मैं, अननोन रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा R/X इक्वल टू L/100 - L। रेशियो ऑफ जो RX होगा ना वो इंडिपेंडेंट होगा एरिया के, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन रीडिंग। PQ इज द रेडियस ऑफ वायर, PQ इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि वायर के रेडियस को घटाओ बढ़ाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि RX का जो इंडिपेंडेंट होता है, रेशियो जो होता है RX का वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया के। नल डिफ्लेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। नल डिफ्लेक्शन जो होता है ना, यहाँ से जब इसको टच करोगे तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में, तो नल डिफ्लेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एरिया को, तो बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो सामने वाला लेंथ भी बढ़ जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस मान लो पहले 50 था, तो पहले L आ रहा था 30 सेंटीमीटर आ रहा था, मान लो उसको 100 कर दिया तो बढ़ के 60 सेंटीमीटर पहुँच जाएगा, ये पहला L। तो वही लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ कि सामने वाला लेंथ आल्सो इंक्रीजेज, एंड टू इंक्रीज दैट वी हैव टू स्लाइड
शिफ्ट स्लाइडर इन अपोजिट साइड, यानी कि अगर तुमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो ये लेंथ भी बढ़ेगा, सामने वाला लेंथ, और इसको बढ़ाने के लिए हमको, अगर तुम इधर बढ़ा रहे हो तो स्लाइडर को हमको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, अपोजिट स्लाइड में। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, अगर किसी रेजिस्टेंस को तुमने सीरीज में जोड़ दिया तब बढ़ेगा, या तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तब, क्योंकि अल्फा वैल्यू पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आर द रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस इंटरचेंज हो गया तो जॉकी शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड लेस रेजिस्टेंस गैप, यानी कि अगर तुमने रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस को तुमने अगर शिफ्ट कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो जॉकी जो है जिधर लेस रेजिस्टेंस गैप होगा उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। इसमें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें एक एक चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें चैप्टर समझ बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, बट थोड़ा रुक रुक के करा रहा हूँ, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो ये नीट अवतार सीरीज है, ये हमारा चैनल हमारा छोटा सा, इसको फॉलो करना। और ये नीट अवतार सीरीज हमारा अब स्टार्ट हो गया तो ख़त्म भी करूँगा, और ये मेडिको होली का भी हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया। देखो यार डिमोटिवेशन हो जाता है मुझे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ, इसको कराऊंगा तो अभी 1000 लोग देख लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो 200 लोग दिखते हो, इसीलिए मन नहीं करता क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाने का ही, मेन रीज़न तो ये है। और तबीयत भी नहीं सही है, इतना ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, कुछ मिलता नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है। रिस्पॉन्स तो दिखाओ यार, वीडियो देख ले तो लाइक कमेंट करते ही नहीं हो, वीडियो देख के चले गए जैसे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें। यार कम से कम लाइक कर दिया करो, कम से कम कमेंट कर दिया करो यार, कितने सेल्फिश हो यार, मतलब सेल्फिशनेस तो मत दिखाओ। तुम्हारे लिए अगर मैं उठ के इतना सुबह काम कर रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, बिना एक पैसे के, तो तुम्हारी भी ड्यूटी, तो मॉरल ड्यूटी तो कुछ तो बनती है ना तुम्हारी, कम से कम लाइक और कमेंट तो कर दिया करो। इतना तो नहीं शेयर करते, मुझे पता है तुम नहीं शेयर करते हो, कुछ ही लोग करते हैं, 15-20 ही लोग हैं जो मतलब अच्छे जुड़े हुए हैं और अच्छे से मेरा सपोर्ट भी करते हैं, बट कम से कम लाइक और कमेंट तो कर दिया करो यार। उससे क्या होता है, लोग देखते हैं तो लगेगा हाँ चलो अच्छा पढ़ा है, लाइक किया हुआ है, कमेंट अच्छा है तो देखेंगे लोग तो पढ़ेंगे। जब कुछ करोगे ही नहीं तो क्या कोई पढ़ेगा, क्या व्यूज जाएंगे, जब व्यूज ही नहीं जाएंगे तो मन नहीं करता पढ़ाने का फिर। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।